महाराष्ट्र में नए नेता विपक्ष का ऐलान। जितेंद्र आह्वाड होंगे नए नेता विपक्ष। ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए नेता विपक्ष के तौर पर अजीत पवार जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, लेकिन इस पद से इस्तीफे के साथ ही अब वो बन गए हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। अब शरद पवार ने नए नेता विपक्ष का ऐलान कर दिया है और ये नाम है आह्वाड का। महाराष्ट्र में नए नेता विपक्ष का ऐलान हो चुका है। शरद पवार ने नाम का ऐलान कर दिया, जितेंद्र आह्वाड नए नेता विपक्ष, क्योंकि अजीत पवार के इस्तीफे के बाद वो तो सरकार में शामिल हो गए हैं। अब आह्वाड को दी गई है विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी। और देखिए तमाम जो गेस्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं वो लगातार बने हैं। अली दारूवाला हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस हमारे साथ में, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में इस वक्त हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में आशीष भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख करते हुए सर, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब हमारी ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार है जो और बेहतर दिशा में काम करेगी, लेकिन अब बाकी की विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि जो नेता इन्हीं सरकार के खिलाफ भर भर कर पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, आज वो उसी सरकार में शामिल हो गए। मैडम 200 प्लस लोग नंबर के साथ अगर हम फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं, अगर हम कोई बिल पास करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। यहाँ पर बिल पास करने में इन द अपर हाउस और लोअर हाउस जो गति मिलेंगी, और जो 2023 2024 जो इलेक्शन के लिए हम जब जाएंगे जनता जनार्दन के सामने, और ये सारी जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद जाएंगे, तो जनता जनार्दन जो आशीर्वाद हमें देने वाली है, इसलिए एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रत्नाकर जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 घंटा पहले अजीत पवार इनके नेता थे, 3 घंटा पहले हसन मुशर्रफ जी इनके नेता थे। 3 घंटे में इनको इतना आक्रोश, इतनी नफरत इनके नेता से कैसी हो गई? ये बोले 3 घंटा पहले हमारे नेता निर्दोष थे। आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी जो लोग जो जिनके ऊपर इंक्वायरी है, आप इनको क्लीन चिट कैसा दे दिया? मैं रत्नाकर जी को आपके माध्यम से और ये इंटरनेशनल और इतनी बड़ी चैनल के ऊपर ये पूछना चाहता हूँ, 3 घंटे में आपका रुख कैसा बदली हो गया? आप प्लीज ये रत्नाकर जी क्लियर कर सकते हैं? ये 40 जो एमएलए से 3 घंटा पहले आपके साथ थे, आप ही मेरे साथ लड़ रहे थे दूसरे चैनल पे, क्या इनके ऊपर आपने बिना कारण, विदाउट एनी प्रूफ, आपने हमारे ऊपर ईडी चलाई? 3 घंटा पहले जिसके ऊपर ईडी हमने चलाई, 3 घंटे बाद आप कह रहे हैं उनको क्लीन चिट कैसा दिया? रत्नाकर जी प्लीज 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 इसका जवाब दीजिए। रत्नाकर सिंह। पूजा जी, देखिए आज 3 घंटा पहले जो बात कह रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा 3 घंटा की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये बराबर करती है। 3 घंटे में कैसा फर्क पड़ गया, इतना समझाइए रत्नाकर जी। नेताओं को बोलने के लिए धन बल का प्रयोग और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बराबर करते आ रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, लेकिन एक में सवाल जोड़ना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, बात को घुमाइए नहीं। अली दारूवाला जी जवाब दीजिए एक बार। चलिए पहले बोलिए रत्नाकर सिंह, जवाब दीजिएगा, फिर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। बस अभी इन्हें आवाज सुनाई नहीं देगा, ये चीप क्वालिटी। रत्नाकर सिंह सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी बोलिए, अभी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, अभी पहले आप उनके सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मेरा एक सवाल रहेगा, जल्दी से उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। पूछ रहे हैं कि साहब 3 घंटे में कैसे बदल गए? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, पूरी बात कंप्लीट करने का मौका दीजिएगा प्लीज। पूजा पूरी बात करिए सर, मैं बीच में बात नहीं। हाँ, पूरी बात। अभी आप पूछ रहे थे 3 घंटे पहले हमारे नेता थे, वो आप कैसे वो हमारे नेता नहीं रहे? तो पहली चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो एनसीपी के साथ है, और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं, और एनसीपी का आधिकारिक सिंबल और पार्टी के अध्यक्ष आधिकारिक रूप से शरद पवार जी हैं। और कोई अगर एनसीपी को तोड़ करके जाता है वो सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर की वजह से, तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, उनसे ज्यादा उंगली आपके ऊपर उठाएंगे, क्योंकि आप ही लोग वो हैं जो अभी 3 घंटे तो रत्नाकर सिंह, एनसीपी के, अगर आप एनसीपी का इतनी बात कर रहे हैं बड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ईमान इतना हल्का है कि ईडी के डर से डगमगा गया। फिर तो विपक्ष के ऊपर और बड़ा सवाल उठ जाता है कि अगर विपक्षी पार्टी के लोग, उनका ईमान अगर इतना कमजोर है कि वो ईडी के डर से कूद कूद कर सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ जाते हैं, तो फिर तो इस तरीके से कल तो कोई नहीं बचेगा विपक्ष में। पूजा जी, शिवसेना को भी तोड़ने का काम इसी तरह से किया गया। 50 खोखे एकदम ओके, और 16 विधायकों के ऊपर ईडी की जांच की जा रही थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ वाली जी से, बता देंगे? मैं भी कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, 16 विधायकों पे जो आपने ईडी की कार्रवाई की थी वो आपने क्यों बंद कर दी?
आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। तो फिर नहीं इसका दे पाएंगे, इसका क्योंकि सवाल का मालूम जवाब है ले लेंगे, कि इसके लोगों सवाल को का डरा जवाब ले करके, लेंगे, पैसे का लालच इसके दिला सवाल का करके जवाब ले लेंगे। लेकिन सबका बड़ा सवाल साथ तो ये भी बना हुआ है ना कि क्यों, चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे एनसीपी की बात हो, 40 विधायक, 3 सांसद अगर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो सबको ईडी का डर है, सब पैसे के लोभी है, फिर तो जनता को चुनना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को फिर जनता को चुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फिर अगर आपके आरोपों में सच्चाई है तो फिर इसका मतलब पैसों से इनका ईमान खरीदा जा सकता है, ईडी से इनको डराया जा सकता है, इनका ईमान इतना कमजोर है, आप ये कह रहे हैं। पूजा जी, इस तरह की बगावत जो है ना, पहले भी शिवसेना में देखी गई थी, और चुनाव जब हुआ तो जनता ने उसको किस तरह से दरकिनार किया गया, उसका भी उदाहरण मौजूद है यहीं पे। अगर ये सारे विधायक जो बगावत करके गए हैं, चाहे शिवसेना के हैं चाहे एनसीपी के हैं, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा ये कि जैसे ही 2024 की ये चुनाव में जाएंगे, इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना एक सेकंड, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल कह रहे हैं कि मैं शरद पवार के साथ हूं। अब जरा क्लियर भी किया जा रहा है स्टैंड कि कौन कौन शरद पवार के साथ में इस वक्त है। जब लगभग 1:30 बजे खबर आई थी तब हम एनसीपी के लोगों से बातचीत की कोशिश कर रहे थे और हम पूछ रहे थे कि साहब आपने भी तो कोई कोशिश होगी, अब कौन कौन लोग आपके पास बचे हुए हैं, ये तो कम से कम आपको पता होगा। तो उस वक्त वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें तो भी कुछ पता नहीं। तब शरद पवार भी यही बात कर रहे थे और शरद पवार अब ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग हैं। कौन से लोग अब बचते हैं पार्टी के अंदर? अगर 40 विधायक चले जाते हैं रत्नाकर सिंह, तो फिर कौन से लोग बच रहे हैं? 5 में से 3 सांसद अगर चले जाते हैं, सरकार के साथ ही सत्ता पक्ष में चले जाते हैं, तो फिर कौन से लोग बच रहे हैं? अब पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से बनती है, नेताओं से नहीं, उनके चुने हुए नेताओं से नहीं बनती है। आज पार्टी का अस्तित्व खत्म इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि पार्टी के नेता जो है दूसरे दल में चले गए। मैंने आपको पहले भी बोला, यही छगन भुजबल जी हैं, विपक्षी एकजुटता को इससे झटका लगा कि नहीं, जल्दी से ये बताइएगा। निकले थे सारे विधायक, हार गए थे इनके, आज वही परिस्थिति 2024 तो आपको ये लग रहा है कि अब जनता के सामने उल्टा इनका चेहरा साफ हो गया कि ये लोग सत्ता के लोभी हैं और इसीलिए जनता इनको सबक सिखाएगी, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको वही उदाहरण के साथ ही बता रहा हूँ कि पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से बनती है। यही कार्यकर्ता चीप पॉलिटिक्स है मैडम, इनका कितना चीप पॉलिटिक्स है। प्रिया जी मुझे प्लीज अंदर आने दीजिए। अली दारूवाला, सुनील जी फिर मैं आपके पास आ रही हूं। अली दारूवाला मैडम, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देखिए मैडम। आज हमारे साथ शिवसेना आज हमारे साथ थे, मगर जब मैं माननीय पूजनीय आदित्य ठाकरे और उद्धव जी के बारे में जब मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ हमारे नेता है, हमारे लोक नेता है, आज वो हमसे नाराज है, मगर हमसे टूटे हैं करके हम उनके बारे में कभी अपशब्द नहीं कहते। हम कहते हैं आज वो हमसे नाराज है, रात में हमारे घर वापस आ जाएंगे, हम उन्हें दोनों हाथ से वेलकम करेंगे। मैम ये इनकी लैंग्वेज देखिए, ये इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए मैम। 3 घंटे में ये आदमी आज जो लोगों का पीछे ये भागते थे, आज उनके बारे में ये कैसे कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। रत्नाकर जी, मुझे ये लग रहा है, आपको ये बात का बुरा लग रहा है कि आपकी पार्टी अभी तक आई क्यों नहीं? मगर ये भी कहना चाहता हूँ आपका भी स्वागत है, आप मेरे दुश्मन नहीं, आप मेरे मित्र है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, रत्नाकर जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। खबर तो ये थी कि अजीत पवार को एतराज राहुल के साथ करीबियों पर था। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही थी कि राहुल गांधी के साथ शरद पवार की बढ़ती नजदीकियां एनसीपी के लोगों को भा नहीं रही थी। यह भी एक रीजन है कि अजीत पवार को लगा कि बेटर ऑप्शन फिर तो सत्ता पक्ष के साथ जाना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात आप कह सकती है, राजनीति के गलियारे में बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन इस तरह की कहीं कोई पुख्ता स्टेटमेंट या कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं शरद पवार जी आज भी महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी। और यूसीसी पर आपने पूछा है शरद पवार से कि वो यूसीसी पर आप ही की विचारधारा से सहमत है कि नहीं? अभी देखिए, क्योंकि क्या है कि एनसीपी में आप समझ रहे हैं कितने सारे लोग चले गए। अब जब संसद की बात आएगी तो वहां पर तो नंबर ही चलेगा ना, और ये नंबर का पलड़ा जब वहां पर भारी होगा तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे हैं कि कितनी सहूलियत उनके लिए होगी किसी भी कानून को पास कराने की। मैं जो एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, मैं एक सेकंड बस ये पूछ रही हूं आपसे कि यूसीसी पर भी जो आपकी सहयोगी पार्टी है उनसे पूछ लिया ना कि जो आपकी विचारधारा है, जो आप सोच रखते हैं, वही सोच उनकी भी है? क्योंकि अगर आप विपक्षी एकजुटता की बात करें तो विषय भी सबके समान होने चाहिए। जब विचारधारा सेम होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को रोकने की बात आप लोग कर रहे हैं। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी से राजनीति करती है। तो ये तो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि जब मानसून सत्र के दौरान जब यूसीसी पे बात होगी या अध्यादेश की बात होगी तो उस समय हम लोग देखेंगे, उस समय करेंगे। और देखिए पूजा जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा, ये लाख जतन कर लें, ये लाख तोड़ फोड़ कर लें, लेकिन जनता जनार्दन होती है। कर्नाटका का उदाहरण मैं दे देना चाहता हूं। लाख तोड़ फोड़ करके ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने सरकार तो बना दी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो चारों खाने ये चित्त हो गए। ठीक है, सुनील कौशिक, 64 सीट के ऊपर ठीक है, महाविकास आघाड़ी को आप कैसे देख रहे हैं?
जब वही महाविकास परिणाम आघाड़ी में महाराष्ट्र सब में कुछ होने आधा वाला आधे है। से ज्यादा बट गया, आप एकनाथ शिंदे को देखिए, वो पूरी शिवसेना को ऑलमोस्ट तोड़कर ले जाते हैं। अब एनसीपी को अजीत पवार पूरा का पूरा ऑलमोस्ट तोड़कर लेकर जाते हैं। तो अब जो बचा है पार्ट, वो लगभग 15-15, 20-20% का बचा है दोनों पार्टी का। लेकिन वो कह रहे हैं कि समर्थक हमारे साथ हैं, भले ही ये विधायक और सांसद चले जाएं, हमारे साथ तो जनता है। शरद पवार जी को पुजारी पहले से ही पता था और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर के अजीत पवार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उसके बाद दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि अजीत पवार इसको मानने के लिए तैयार हैं। चाहे भुजबल साहब हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल साहब हो, निश्चित तौर से इनको ला करके शरद पवार ने एक बड़ी गलती की। वो केवल अजीत पवार के गुटके थे और शरद पवार भी मानते रहे कि हमारे गुटके हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा फिर कार्यकारी अध्यक्ष बने और जो बंद कमरे में बैठ के रणनीति अजीत पवार के खिलाफ जो बनाई जा रही थी, निश्चित तौर से वो बातें बनाई। और जब पटना में शरद पवार भी थे तभी पटना लिखी गई थी उस समय। दूसरी बात आपको बहुत याद होगा, पूजा जी के 2 महीने पूर्व जब मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से अजीत पवार मिलने जाते हैं और उस पर चर्चा होती है, उसके बाद मीडिया के सवाल पर यही पूछते हैं कि मैं किसानों की समस्या को लेकर के मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिला था। उस समय ही पटकथा लिखी गई थी, लेकिन तब शरद पवार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के दबाव बनाने का प्रयास किया और अजीत पवार को दबाव बनाने में कामयाब हुए। दूसरी बात देख लेकिन एक सवाल अली दारूवाला जी, एक सवाल ये बनता है फिलहाल कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि आपने कहा कि उद्धव ठाकरे भी देर सही लेकिन आएंगे जरूर, और कहते हैं कि सुबह का भोला अगर घर वापस लौट के आए तो उसको भोला नहीं कहते। आपको उद्धव से उम्मीदें हैं, शरद पवार के प्रति भी यही भावना रखते हैं क्या? मैडम, ये राजकारण, ये जो पॉलिटिक्स कहते हैं, इसके अंदर कोई हमेशा परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई परमानेंट दोष नहीं होता, दोस्ती नहीं होती है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज और 3 नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ, काफी जिम्मेदारी से लेना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे जी, केसीआर के जो पुत्र है, केटीआर करके जो है, जगमोहन रेड्डी है, ये जो 3 जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूँ, ये यंग डायनामिक लीडर्स है। भले ये आज हमारे पार्टी में नहीं है, मगर ये यंग डायनामिक और एकदम झुंझार नेता है। इनकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। ये तीनों नेता ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टील फिस्ट गवर्नमेंट अगर वो चाहते हैं और उनके स्टेट का अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये लोग स्वयं, जैसा आज अजीत पवार यंग डायनामिक लीडर के नाम से सर मेरे पास वक्त कम है, रत्नाकर सिंह जल्दी से इस पर रिएक्शन। बीजेपी के प्रवक्ता को तो पूरा भरोसा है कि आपके बहुत सारे और महाविकास आघाड़ी के नेता जाने वाले हैं। ये आज बैठ के ऐसे जो है कह रहे हैं कि हमारे साथ होने चाहिए, लेकिन ये शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो स्टेटमेंट भूल गए, जेपी नड्डा जी का, जो ये कह रहे थे कि अब वो वक्त आ गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए, और वही वो कवायद कर रहे हैं। आप शिवसेना को तोड़ दिए, में तो बदलाव कर दिया बीजेपी ने, जेडीयू को तोड़ने वाले थे, आप क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म करने पे तुले हैं। तो इस तरह का जो है सत्ता का दुरुपयोग करेंगे ही, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और धन बल का दुरुपयोग करेंगे। रत्नाकर सिंह, अगर आप ये कहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर किसी ने चोरी की नहीं तो फिर डर किस बात का? ईडी क्या कर लेगा? आपको कोई गलत तो साबित नहीं कर सकता ना रत्नाकर सिंह। अगर कुछ गलत नहीं किया तो कोई गलत थोड़ी साबित कर देगा, कोई झूठे वहां पर एविडेंस थोड़ी रख देगा। देखिए, ये सत्ता में बैठे हैं, सिंधे गुट में भी 16 विधायकों के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी। आज भी आपने देखा कि जिस तो डर लगता है क्योंकि कुछ गलत किया होगा रत्नाकर सिंह, फिर तो यही हुआ ना कि डर इसलिए लगता है क्योंकि कुछ गलत किया होगा। बिल्कुल ओके, ये वही सरकार है। और देखिए, महाराष्ट्र में आज बड़ी खबर आई जब अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले राजभवन का रुख किया। अब ये वो तस्वीरें, ये वो चेहरे जो इस सरकार में शामिल हो चुके हैं और जिनका शपथ ग्रहण रहा। देखिए, अजीत पवार के अलावा छगन भुजबल, अजीत पवार के बाद उन्होंने ही शपथ ली, दिलीप पाटिल, धर्मराव बाबा आत्रम, अदिति तटकरे, संजय बाबू राव और हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, अनिल भाईदास पाटिल, ये वो चेहरे हैं जो आज सत्ता में शामिल हो गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इसके अलावा बाकी और जो 8 आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी के साथ काम कर रही है। सबसे शांत चेहरा कोई आज था तो वो था अजीत पवार का। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। शरद पवार कह रहे हैं कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि निशान भी अब हमारा है और पार्टी भी अब हमारी है।
प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि सामूहिक फैसला है। अजीत पवार ने कहा कि यह फैसला हमने महाराष्ट्र के लोगों के हित में लिया। शरद पवार एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी को लीड कर रहे हैं, जहां महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की बड़ी अहम भूमिका है। इतना ही नहीं, विपक्षी एकजुटता के अंदर भी मुख्य भूमिका में शरद पवार नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन अब आज वही मंझे हुए खिलाड़ी उनके साथ ही उनकी नजरों के सामने से ये धोखा हो गया उनके साथ, यूं कह सकते हैं, क्योंकि ताकत का प्रदर्शन उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया था जब अपना इस्तीफा दिया था, और आखिरकार उनके तमाम समर्थकों ने कहा कि आप ही हमको चाहिए नेता के तौर पर। उसके बाद सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी। अब देखिए, अजीत पवार सबसे बड़ा गेम कर गए। अजीत पवार ने लगभग, अब यहां पर दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और 3 सांसद उनके साथ में। प्रफुल्ल पटेल आप देख सकते हैं कि उनके साथ में नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में अगर बात की जाए कि छगन भुजबल, जिनको काफी करीबी माना जाता रहा, शिवसेना को छोड़ने के बाद जब वो एनसीपी में आए तो लगातार शरद पवार के साथ में रहे। पिछले कुछ दिनों में उनके कई बयान भी खूब चर्चाओं में रहे। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी की पूरी अजीत पवार, शरद पवार और यहाँ पर जब पूरी खींचतान चल रही थी, तो इस दौरान में उनका नाम भी लगातार आगे हो रहा था। वो भी अपना नाम प्रवाहित कर रहे थे कि उनको भी पार्टी कमान मिल जाए। लेकिन इससे इतर वो अब सत्ता में शामिल हो गए। और देखिए, रत्नाकर सिंह लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रत्नाकर सिंह से हम पहले भी बातचीत कर रहे थे। रत्नाकर सिंह ने कहा कि ये साहब ईडी का डर है। पर रत्नाकर सिंह जी, उस वक्त भी मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाह रही थी और मैं एक बार फिर से आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। अगर आप ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है, तो फिर इतना ईमान कैसे कमजोर हो सकता है आप लोगों के संगी साथियों का, आप लोगों की पार्टी के लोगों का, आपकी संगी पार्टी के लोगों का, कि वो ईडी सीबीआई से डर जाएं? ईडी सीबीआई का डर तो उनको होगा ना जिन्होंने कुछ गलती की होगी, जिनके मन में चोरी होगी, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा। जो है सीबीआई का डर उनको लगेगा जिनके मन में कहीं चोर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो लोग सत्ता बदल के गए हैं या पार्टी को छोड़कर गए हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किए हैं, वो डर इतना उनको गहरा हो गया है और सत्ता का दबाव वो झेल नहीं पाए हैं। और जो झेल नहीं पाता है, जो ईडी और सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों से डर जाता है, तो निश्चित रूप से वो पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाता है। और जो नहीं डरता है वो पार्टी में रह जाता है। तो बहुत सारे निडर लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी में रह गए हैं, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई की जांच होती है। लेकिन जो डर जाता है वो दूसरे दल बदल लेता है। तो ये तो एक प्राकृतिक फेनोमेना है, मतलब नेचुरल चीज है कि अगर आप डर गए तो आप जो है निश्चित रूप से दबाव में दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। और दबाव के साथ साथ ये लोग लालच भी दे रहे हैं। अच्छा, फिल्मों में एक डायलॉग हमेशा रहा कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन यहाँ तो जो डर गया वो तर गया। जो डर गया वो दल बदल गया, इस तरह का ये अभी डायलॉग हो गया है। तो आप डर की राजनीति करेंगे, लोगों को पैसे धनबल की राजनीति करेंगे, 50-50 खोखे एक विधायकों को देंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिए, सिंधे गुट का ही उदाहरण ले लीजिए। 16 विधायकों के ऊपर ईडी की जांच भी चल रही थी, और जब ये टूट कर जब दूसरे दल में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार बनाने के लिए ये आए, तो उस समय 50-50 खोखे भी देने का ऐसी सिचुएशन में तो फिर जनता विपक्ष के लोगों से ज्यादा भरोसा फिर सत्ता पक्ष पे करेगी, क्योंकि अगर विपक्ष के लोगों ने टूट कर सत्ता पक्ष के साथ ही जाना है, तो फिर एक बार में ही उनको वोट ना दे दे जनता। यही तो हो रहा है लगातार। यही तो कहना है पूजा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रही है। जो लोकतंत्र में जनता, पर एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर चल रही थी, पर रत्नाकर जी, भारतीय जनता पार्टी को या एकनाथ शिंदे को किसी की जरूरत नहीं थी, उनकी सरकार बहुमत से चल रही है। अगर कुछ लोग चाहते हैं, उनका मन नहीं लग रहा अपने परिवार के साथ में, वो जाके दूसरे परिवार के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां से आती है? थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा अपने लहजे में, अपनी जुबान में। पूजा जी, पहले मैं अपनी पहली बातों को पूरा कर देता हूं, उसके बाद आपको इस बात प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, जनता के जनादेश का बार बार भारतीय जनता अपमान करती आ रही है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात ले लें, कर्नाटका की बात पहले की ले लें, और चाहे मध्य प्रदेश की बात ले लें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे धन बल की वजह से और केंद्रीय एजेंसी ईडी सीबीआई की बदौलत इन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया है। अब मैं आपके प्रश्न पे आ जाता हूं। देखिए, इनकी सरकार अच्छी चल रही थी, नो डाउट, लेकिन सामने 2024 का जो चुनाव था,
उस चुनाव में 48 सीटों में अभी महागठबंधन जो होने जा रहा है और महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट खड़े होने इनके सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हो रहे थे, उनमें एक सर्वे आया है, इनका खुद का सर्वे है कि ये इकाई के आंकड़े में सिमटने जा रहे थे। 48 सीटों में ये सिर्फ 10 के अंदर ही सिमटने जा रहे थे, इसलिए इनकी सुबह छटपटाहट थी कि ये कैसे जो है और दल को तोड़ करके अपने साथ में लेके आए ताकि 2024 में मोदी जी को जो फिर से प्रधानमंत्री बनाने का ये जो है इनका जो सपना है वो पूरा कर सके। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, इन्हें ऐसा लग रहा है लेकिन असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल, जनता जो है आलोक वत्स इसका जवाब देंगे। आलोक वत्स, एक मिनट, हाँ बोलिए जल्दी से। पूजा जी, कर्नाटका में भी इन्होंने इसी तरह का किया था ना, धन बल का दुरुपयोग किया था, एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, लेकिन जनता तो जनार्दन होती है, वो देख रही है कि क्या सही कर रहे हैं आप। जनता के जनादेश का आप अपमान बार बार करेंगे तो जनता तो निश्चित रूप से इन दल बदलुओं को उखाड़ फेंकेगी, सत्ता से बाहर कर देगी, आपको अगली बार सुनेगी ही नहीं। और तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया कि यही छगन भुजबल थे जब शिवसेना को तोड़कर गए थे और फिर से चुनाव में लड़े और इनके साथ जितने विधायक गए थे वो सारे विधायक हार गए। तो ये महाराष्ट्र की धरती पे इस तरह का जो है छल करने वालों को ये बात तो तस्वीर साफ होगी भविष्य के अंदर कि जो आपकी बात है उसमें सच्चाई निकलेगी या फिर इनकी बात में सच्चाई निकलेगी, जनता किस तरफ इस बार जाने वाली है ये तो खैर नतीजे बताएंगे। लेकिन आलोक वत्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो धोखा है वो जनता इतने करीब से देख रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देगी। आप जिन जिनको धोखे से ला रहे हैं, चाहे एकनाथ शिंदे के जरिए आपने शिवसेना को तोड़ा हो या फिर आज अजीत पवार के जरिए आप लोगों ने एनसीपी को तोड़ा हो, इसका जो जवाब है वो जनता आपको देगी। क्या जवाब है इसका? अब जो स्थिति देश में पैदा हुई है उसमें एक बात तो साफ हो गया है कि इन विपक्षी दलों में कोई एकता नहीं है। साथ साथ प्रधानमंत्री के दावेदार इन्होंने देश के सामने रखे हैं। जनता गुमराह है, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आज तक इनकी जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, इनका संयोजक नहीं तय हो पाया, कौन लीड करेगा ये नहीं तय हो पाया। और आपने देखा कि 15 आदमी पटना में मिले थे, लिट्टी चोखा खा के और घूम घाम के चले आए। दिल्ली आके पानी पी पी के केजरीवाल गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस गाली दे रही है केजरीवाल को। पर आलोक वत्स, इससे एक बात तो समझ में आती है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी बहुत ही मजबूत और सशक्त हो रही है, दूसरी तरफ पार्टी को रीजनल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप खुद में उतने सक्षम हैं तो फिर आपको दूसरों के साथ की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूजा जी, राजनीति में हर कोई चाहता है कि उसके वोटर बढ़े, उसमें और भी दल के लोग शामिल हों। जैसे अभी हमने पसमानदा मुसलमानों की बात की है, अगर पसमानदा मुसलमान हैं कौन दल नहीं चाहता है कि उसकी वोट बैंक में इजाफा हो। इसको करने में हर क्या ये तो दल की बात होती है कि उसके वोट बैंक पर वोट बढ़े। और आज जिस तरीके से विपक्षी दल एक दूसरे से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बहुत से लोगों को लगता है कि इसका कुछ होने जाने का नहीं है, तो वो आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हमें की जरूरत थी, हम तो ऑलरेडी मार्च में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, हमारे पास संख्या बल भी है। ये एडिशनल जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, ये तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बल लेके आ गए हैं। वो वहां पर हो सकता है अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, और अब तो जब भी कोई आता है तो आपके लिए ये लोग डेजर्ट है क्या? पुलिस, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका पेट तो भरा है लेकिन ये लोग डेजर्ट जैसा है जो कि खाने के बाद अच्छा लगता है, ये कह रहे हैं आप? रेडी कर दिया आइसिंग केक का मतलब अभिप्राय वही आप बोल रही हैं। अगर कोई हमारे यहाँ आता है, हमारी संख्या बल बढ़ाता है, तो इसमें क्या हर्ज है? हम और मजबूत हो रहे हैं। हम तो 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं इस बार। हमको लगता है जिस तरीके की कवायद हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, हमें 400 का सीट पाने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। हम 400 पार करते जाएंगे। तो आप क्या विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं क्या? अगर आप 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, तो फिर तो विपक्ष मुक्त भारत हो गया। करती है पूजा जी, ये सब चाहती है भारत की जनता। ये जनता को तय करना है कि वो कैसा विपक्ष चाहती है। और ये तो कह रहे हैं कि सीबीआई का डर दिखाकर आप लोगों को साथ लेकर आइए, लेकिन जनता सुनाइए अपना फैसला कि कैसे धोखा दे रहे हैं। मजबूत विपक्ष खड़ा हो, एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो,
कुछ तो टक्कर मिले। विपक्ष कहां हम तो बचेगा? जब चाहते आप हैं खुद कि 400 की बात कर रहे हैं तो फिर कहां विपक्ष बचता है? जब 400 तो हापी आप लेके क्या- बैठेंगे तो कहां विपक्ष? फिर आप कौन से मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं? क्या चाहती है? मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम 200 सीट हार जाएं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं तो आपकी बात पे सवाल पूछ रही हूं। आपने कहा कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और दूसरी तरफ आप दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें इस बार आपके पास में होंगी, तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूं आपसे। पूजा जी, 400 सीट हमारा लक्ष्य है। बराबर उस लक्ष्य को रख के तब काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई में आदमी चाहता है कि मैं फर्स्ट करूं, तो वो पढ़ाई करता है उस हिसाब से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी एकजुटता का दम भरते हैं वो सब हवाई दावे हैं। अगर आप बिहारी मजदूर है, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप करते हैं कि मुझे बोलिए रत्नाकर सिंह। शर्ट उतारनी है तो मेरी दिहाड़ी 400 पार का ये लोग आंकड़ा लेकर चल रहे हैं इस बार, 300 पार नहीं, 400 पार। तो इस बार सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत की स्ट्रैटेजी पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रही है पार्टी। देखिए पूजा जी, आपने यही सवाल जो है हमारे साथी प्रवक्ता के साथ भी पूछा कि क्या विपक्ष मुक्त सरकार चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि जनता चाहती है विपक्ष मुक्त सरकार। लेकिन देखिए, ये जो कवायद की जा रही है, शिवसेना को तोड़ने की कवायद की जा रही है, क्या ये जनता कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी? अगर आप कमजोर है तब आप टूट रहे हैं ना रत्नाकर सिंह। अगर ये तो कमजोरी आपकी है ना। काम किया जा रहा है, ये जनता कर रही है कि अगर ये लोग कर रहे हैं, ये आपको बता कोई दीजिए। तोड़ पा रहा है तो ये कमजोरी तो आपकी अपनी हुई ना। तो पहले तो इनकी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने आप को सशक्त करने पर काम करना चाहिए। कैसे शिवसेना टूट जाती है, कैसे एनसीपी टूट जाती है, कैसे? जो लोग लालच में, सत्ता के दबाव में आएंगे वो जरूर टूट जाएंगे, और जो मजबूती के साथ इन लोगों के साथ फिरका परस्त ताकतों के साथ कितने में लोग खड़े रहे? रहेंगे वो नहीं टूटेंगे। और अरे 80% अगर पार्टी के लोग चले गए तो फिर बच कितने लोग रहे? फिर कौन सी विपक्षी एकजुटता की बात आप कर रहे हैं? आपने पूछा जी, शरद पवार का बयान सुना आपने? उन्होंने क्या कहा? मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, मैं वापस लौट रही हूँ, मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ, आती हूँ मैं आपके पास। आप जान रहे हैं कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी ज्यादा उठापटक हुई है कि उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस नेताओं के आमने सामने शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह भी है इस बीच की एनसीपी में जो आज उठापटक हुई है उसके बाद उद्धव ठाकरे भी खुद अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने भी अपने विधायकों के साथ में बैठक बुलाई है। ये फिलहाल तस्वीरें उस दौरान की जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। अजीत पवार सहित 9 लोगों ने शपथ ग्रहण किया। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, धर्मराव बाबात्रम, अदिति तटकरे, संजय बाबू राव, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अनिल भाईदास पाटिल। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत 24 ने सबसे पहले आपको वो सूची दिखाई थी जिसके अंदर साफ तौर पर हमने बताया कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो आज अजीत पवार के साथ में शपथ लेंगे। जानकारी तो यह भी है कि अभी अजीत कोटे से और भी कई मिनिस्टर्स होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन फिलहाल अजीत पवार सहित 9 लोगों ने आज शपथ ग्रहण की है। यह तस्वीरें छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, धर्मराव बाबात्रम, अदिति तटकरे, संजय बाबू राव, अनिल भाईदास पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुशरीफ। देखिए, सुप्रिया का जब कद बढ़ा तो दादा जुदा हो गए और अजीत पवार के खिलाफ में बहुत ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। सुबह एनसीपी के लोग जब दोपहर को एक खबर आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके सबके रिएक्शंस आने शुरू हो गए और शरद पवार ने स्पष्ट तौर पर स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि किसी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ जुड़े हैं आज भी लोग, हम फिर उठेंगे। ये कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो। देखिए, ये तस्वीरें 2024 की तैयारी की हैं साफ तौर पर। महाराष्ट्र की सियासी महाभारत पर लगातार आप महा कवरेज देख रहे हैं। एनसीपी के 40 एमएलए अजीत पवार के साथ चले,
देखिए 53 विधायक हैं फिलहाल मौजूदा, जिनमें से 40 से ज्यादा कदम भरा जा रहा है अभी, कि 40 के अलावा भी और हमारे साथ में हैं। 40 का जिक्र बार बार किया जा रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, 1:30 बजे जब ये खबर आई, जब पहले देखिए बैठक बुलाई थी अजीत पवार ने, उसके बाद ये जानकारी मिली कि वो राजभवन की तरफ बढ़ चले हैं, और जब उनके अलावा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बात हुई तो ये तय माना जा रहा था कि उनके साथ में आज कई विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, और अजीत पवार डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी सीएम हो चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार, और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कहा यह जा रहा है कि साहब अब ये 3 इंजन वाली यानी ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। हमारे साथ में गेस्ट पैनल इस वक्त मौजूद है। आलोक वत्स नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह है नेता कांग्रेस, संजय राणा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रेम कुमार जी है सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रेम कुमार के साथ में, क्योंकि लगातार चर्चा कर रहे थे हम रत्नाकर सिंह से, और साथ ही साथ हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक वत्स। प्रेम जी, आज का जो पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलता है, 2024 के लिहाज से अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्या मानकर चल रहे हैं? विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका है ये, या भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में झटका साबित होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही अभी प्रेम जी। मेरी आवाज नहीं मिल रही? जी जी जी, महाराष्ट्र में सरकार तो एक ही रहने वाली है, 2 सरकार तो बन नहीं जाएगी। डिप्टी सीएम भले संख्या बढ़ गई हो, सवाल ये है कि ऐसा करके जो लोग इसको उपलब्धि मानते हैं कि हमने उपलब्धि हासिल कर ली, तो उपलब्धि जनता ने कर्नाटक को दिखला दिया, जोड़ तोड़ की सरकार का जनता कैसे हिसाब देती है। यहाँ की जोड़ तोड़ करके पूरे महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी नाम की तो चीज ही नहीं रही भाई। उद्धव ठाकरे जी से बात करके चुनाव में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया, फिर पीछे हट गई बीजेपी, नतीजा हुआ कि शिवसेना जैसी पुरानी की जो थी वो अलग हो गई। फिर अजीत पवार और प्रेम जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, जरा टीम ने चेकआउट कर लेती है, तब तक हम यहाँ पे संजय राणा की तरफ रुख कर लेते हैं। संजय राणा, आपका अपना क्या आकलन है, 2024 से पहले ये किसके लिए झटका साबित हो सकता है? आज जो हुआ ये पूरा घटनाक्रम किसके लिए सियासी फायदा लेकर आएगा और किसके लिए नुकसान? पूजा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैनल। जब हम बात करते हैं ये सियासी जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये वेल एक्सपेक्टेड था। जिस दिन भी पवार साहब ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जाहिर की थी या सोच रखी, तो उसी दिन लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं एनसीपी में फूट पड़ेगी। देखिए, जमीन से जुड़े हुए अजीत दादा पवार है और जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनकी एक अपनी अहमियत है और अपना एक वर्चस्व है और एक अपनी राजनीति में कद्दावर नेता है और एक जमीन पे उनका अस्तित्व है। और उनको हटा करके अपनी बेटी के प्रेम में, जिसको मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी ना हो, उसको लीडर बना देना, तो कहीं ना कहीं एक समावेश नहीं बनता है और ये एक्सपेक्टेड था। जहां तक आती पार्टी की राजनीति में किसका फायदा किसका नुकसान, तो पूजा ये देखिए ऐसा है कि अगर ये तीनों पार्टी महागठबंधन होती, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कठिन का सबब बन सकती थी। लेकिन ये टूट होने के बाद राह जो है भारतीय जनता पार्टी की आसान हो गई है और एनसीपी अगर उनसे मिलती है, उनके साथ गठबंधन में सरकार बनाती है या गठबंधन में चुनाव लड़ती है, तो इसमें कोई बोलने में कुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए प्रफुल्ल पटेल जो हो सकते हैं, जिस तरह से आज बगल में बैठे थे अजीत दादा पवार के, हमें लगता है उनको सेंटर में कैबिनेट पोस्ट दिया जाएगा, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल सबसे खास आदमी है शरद पवार साहब के। अगर उनको वो अगर बगल में बैठे, आप समझ सकते हैं, मान लिया अजीत दादा पवार अलग चीज है, लेकिन अगर प्रफुल्ल पटेल अगर बगल में बैठे, समझ लीजिए अंदर कितनी ज्यादा संतोष थी पूरे पार्टी में इसको लेकर के कि सुप्रिया सुले पार्टी का नेतृत्व तो आप ये कह रहे हैं कि एनसीपी की आत्मा शरद पवार नहीं है बल्कि अजीत पवार है? देखिए समय समय पे चीजें बदलती रहती है। पहले बोला जाता था ये होगा तो वो नहीं चलेगा, वो चलेगा, फिर भी देश चल रहा है। तो ये समय समय पे बदलाव जरूरी है और नए नेतृत्व को चांस देना चाहिए। शरद पवार इस समय इस हालत में नहीं है जो 1978 में हुआ करते, तो वो हालत में आज नहीं है। वो बोल तो रहे टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पार्टी को खड़ा कर दूंगा, अभी उनकी स्थिति खुद को खड़े करने लायक नहीं है। देखना पार्टी बसती है, पार्टी का चिन्ह बसता है, एनसीपी का निशान बसता है कि नहीं बसता, इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, आप जब जवान होते हैं, जवानी अलग होती है, जवानी का काम करने का तरीका अलग होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने जो उत्तराधिकारी हो उनको उत्तराधिकारी का आगे लाना पड़ता है। यही गलती बाला साहब ठाकरे ने की थी, यही गलती शायद शरद पवार ऐसे चाणक्य जिसको कहा जाता है, परिपक्व नेता थे। लेकिन देखिए, जैसा जो करता है वैसे ही भरता है। शरद पवार साहब भी ऐसे ही एक जमाने में किए थे, अपने गुरु को धोखा दिए थे। आज उनके ही
शिष्य कह सकते हैं, भले ही भतीजे हैं लेकिन है तो शिष्य। उन्होंने शिष्य ने भी आज उन्हीं के साथ वही किया जो एक जमाने में शरद पवार पर ने ये अपने तो पुत्र के राजनीति साथ में किया बड़ी था। आम देखिए, बात है, ये तो राजनीति में बिल्कुल बड़ी सही है, आम बिल्कुल बात है सही। और ये किसी एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। सब पे एप्लीकेबल है पूजा, नो डाउट। राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, परमानेंट दोस्त नहीं होता। राजनीति अपने समीकरण के हिसाब से चलती है और अपने फायदे के अनुसार चलती है। और वक्त जिस वक्त तरह की से बात है, आप ये कह रहे हैं कि वक्त वक्त की बिल्कुल। बात है रत्नाकर सिंह। संजय राणा कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इससे राह भारतीय जनता पार्टी की आसान हो जाती है। आप भले ही कितना ये शोर मचाकर कहते रहे कि साहब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जनता के सामने सच आ गया, लेकिन जनता को भी समझ में आ चुका है कि वोट दो आपको। और आप तो जानते हैं कि पिछले चुनाव में इस बात का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि वोट दो कांग्रेस को, लोग टूट के चले जाते हैं वहां पे। अब एनसीपी के साथ भी वही हो रहा है, उद्धव ठाकरे के साथ भी वही हो रहा है। पूजा जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा महाराष्ट्र के संदर्भ में, और जहां तक मैं महाराष्ट्र की जनता को समझता हूं, महाराष्ट्र की जनता जो है कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करती है। जो जिसके लिए इन्होंने चुना है जिस आदमी को, और वह पार्टी को छोड़ करके चला जाए और उस विचारधारा को जो वो वोट दिए हैं और चुने हैं, पार्टी को छोड़कर दूसरे के दल में शामिल हो जाए या टूटकर दूसरा दल बना ले, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता उनको चुनाव में सबक देती ही देती है। अब महाराष्ट्र की जनता कैसे माफ करेगी इनको बताइए। 500 करोड़ का यही किरीट सोमैया कुछ दिन पहले जो है हसन मुशर्रफ जो अभी मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ ली, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठकर मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है कि आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आज उन्हीं को अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल कर ले रहे हैं। आपके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है भाई कि आप कितना भी भ्रष्टाचारी जो आरोप लगाते हैं उसको अपने साथ फिर ला देते हैं और वो धो देते हैं तो वो साफ पाक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि भाजपा को फायदा होगा, बिल्कुल भाजपा को फायदा नहीं होगा। मैं बता देना चाह रहा हूं पूजा जी कि कर्नाटक का फिर से मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कर्नाटक में इन्होंने तोड़ फोड़ करके और वहां पे सरकार बना ली थी, लेकिन जब जनता के बीच में देखिए रत्नाकर जी, एक बात तो आप भी एक बात तो जान चुके हैं कि कांग्रेस अपने दम पर फिलहाल सिर्फ अकेले अपने दम पर बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है। ये बात तो आप मानते हैं ना